वरिष्ठ पदाधिकारी साथी, मंच पर मौजूद हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी, आज के इस कार्यक्रम का उद्देश्य किस तरीके से बिहार में उद्यमों को बढ़ावा दिया जाए, एमएसएमई सेक्टर, जिसमें कहने की जरूरत नहीं है, किसी भी देश, किसी भी प्रदेश की रीढ़ की हड्डी होता है। जितना ये सेक्टर मजबूत होगा उतना ही उस प्रदेश का और उस देश का विकास की गति को बल मिलेगा। आज तमाम साथियों ने जहां यहाँ पर अपनी अपनी बातों को रखा, अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए किस तरीके से आने वाले दिनों में नए उद्यमियों को पैदा करने की सोच यहाँ पर रखी गई। मैं यहाँ पर किसी राजनीतिक दल का नेता के तौर पर नहीं, बल्कि अपनी ही एक सोच को बल देने की सोच के साथ यहाँ पर आया। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ और मैं उसमें चाहता हूँ कि हर क्षेत्र का समावेश उसमें, और यकीनन उसमें एमएसएमई सेक्टर का किसी भी प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सबसे मजबूत योगदान रहता है। ये तो एक योगदान है, उसके कई और पक्ष हैं, आने वाली बातों के क्रम में उसका भी मैं जिक्र करूंगा, और उसका सबसे मजबूत योगदान उस प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करना। और किसी भी विपरीत परिस्थिति में, उदाहरण के तौर पे कोरोना के समय भी हम लोगों ने देखा, जहां बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां ठप हो गई थी, बंद हो गई, ये एमएसएमई सेक्टर ही था जिसने देश की अर्थव्यवस्था के इस चक्के को, इस पहिए को निरंतरता में चला के रखने का काम किया। केंद्र सरकार के द्वारा भी ये प्रयास किया गया कि कैसे उस विपरीत परिस्थिति में भी इस सेक्टर को बल देंगे, क्योंकि ये सब समझते हैं कि जितना ये सेक्टर मजबूत रहेगा उतने ही बिहार के, देश के गांव मजबूत रहेंगे, उतना ही देश का एक आम आदमी मजबूत रहेगा और वही देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देगा। यकीनन इस सोच के साथ आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और जैसा मैंने कहा कि एक राजनेता के तौर पर नहीं, पॉलिटिशियन के तौर पर नहीं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जिस सोच के साथ मैं आगे बढ़ने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, उसमें आज आप लोगों से बल्कि मैं जानना चाहूँगा, मैं कुछ पूर्व उद्यमियों से जानना चाहूँगा जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, क्या ऐसी समस्याएं आप लोगों को इस उद्योग को शुरू करने में या इसको चलाने में या इसको चलाए रखने में क्या ऐसी कठिनाई आती? क्योंकि मेरा भी अपना अनुभव रहा है, जितने भी अपने ऐसे साथियों से मैंने मुलाकात की है जो कहीं ना कहीं एमएसएमई से जुड़े हुए हैं, उन्होंने कई तरीके की समस्याएं मेरे संज्ञान में दी। सबसे पहली तो 90% लोगों ने, और मुझे लगता है कि जिस बात का अनुभव आप लोगों ने किया है और आप ही के वक्तव्य में मैंने सुना कि ऐसे 30 लोगों को चुना गया है जिनके पास अपनी जमीन हो, क्योंकि बिहार में एक ये सबसे बड़ी समस्या, इसका अनुभव मैंने भी किया, मैंने अलग स्तर पे किया, बट काफी ऐसे साथी जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन्होंने सबसे पहली समस्या यही बताया कि भैया हम लोगों का लोन तैयार हो जाता है, बैंक हम लोगों के पीछे पड़ा है कि भैया आके तुम लोन ले लो, बट सीओ के यहाँ से हमको दिक्कत आ रही है, वहीं से हम लोगों के कागज क्लियर नहीं हो पा रहे। तो ये एक बड़ी समस्या हम लोग अनुभव करते हैं। बहरहाल मैं आप लोगों से भी जाने से पहले मैं जरूर जानना चाहूंगा कि आप लोगों का अनुभव क्या रहा। दूसरा एक कठिनाई जिसके लिए हम लोग भी एक बड़ा आंदोलन हम लोग चला ही रहे हैं मिलकर, पावर, बिजली जितनी महंगी है यहाँ पे, भाई हम लोग को सब्सिडीज हमको मिलती है, सब्सिडाइज रेट पे हम लोग को चीजें मिल जाती हैं, हमको बैंक से लोन भी हम लोग को मिल जाता है, तमाम सुविधाएं हो जाती है, बट उसके बाद जो हम लोग को मारता है वो बिजली का बिल हम लोग को मार जाता है, जो इतना इन्फ्लेमेटेड होता है, जो इतना बढ़ चढ़ कर होता है, जिसपे लगातार हम लोगों की पार्टी के द्वारा भी आंदोलन किए जा रहे हैं, हम लोग भी उस पर प्रदर्शन कर रहे हैं, और कई बार खैर ये राजनीति की बातें करनी नहीं चाहिए, पर बिहार सरकार के द्वारा जिस तरीके से महंगी दरों पर बिजली खरीदी जाती है, आप अगल बगल के राज्यों में चले जाइए, उड़ीसा जैसा राज्य, वो सस्ती दर पर बिजली खरीदता है, और जब हम लोग महंगी दरों पर बिजली खरीदते हैं तो स्वाभाविक है कि महंगी दरों पर बेची जाएगी, और उसके बाद कई लूप होल्स निकाल कर जनता के बीच ये दिखाया जरूर जाता है कि भाई हम लोगों ने बिजली के दाम कम कर दिए, बट जो फिक्स रेट्स हैं उसको आप साथ ही में बढ़ा देते हैं, तो ले देकर बिजली की उतनी ही मार और संभवतः उससे ज्यादा मार हम लोगों को झेलनी पड़ती है।
जो इस सेक्टर को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। भाई गांव से जुड़े हुए लोग हैं, महिलाएं हैं जो इस सेक्टर से जुड़ी हुई हैं, जो अपने घर में रहकर अपना छोटा सा एक व्यवसाय चलाने का प्रयास कर रही है। वहीं पे अगर इन चीजों को अगर नियंत्रित नहीं किया गया तो इस सेक्टर से जो हम लोग की अपेक्षा है, संभवतः उस अपेक्षा को हम लोग पूरा नहीं कर पाएंगे। ऐसे में जरूरी है, आज जब मैंने कहा कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के लिए आज इस कार्यक्रम में आने का मेरा खास तौर पर उद्देश्य यही था कि आप सबकी बातों को सुनूं, आप लोगों से मैं जानूं कि क्या आप लोग को ऐसी समस्या आ रही है जिसके समाधान के साथ हम उसको बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट में हम लोग जोड़ें, ताकि कल को अगर कभी आप लोग के आशीर्वाद से जब बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सरकार हम लोग के प्रदेश में बने तो कम से कम जो समस्या आज आप लोग झेल रहे हैं उस वक्त इस समस्या को आप लोगों को ना झेलना पड़े। उसकी सोच की शुरुआत आज इस मंच से हम यहाँ से हम करके जाना चाहते हैं। पर यकीनन ये समस्याएं एक तरफ है, पर इस क्षेत्र का योगदान जितना रहा है, जरूरी है इस क्षेत्र को और मजबूती देना, तमाम बाधाओं को पार करते हुए किस तरीके से इस सेक्टर को हम लोग और ज्यादा बल दे सके, उस दिशा में हम लोग को कार्य करने की जरूरत है। आज जब देश एक तरफ कहीं ना कहीं बेरोजगारी से, और खास तौर पर बिहार जैसे राज्य में जहां पर बेरोजगारी की सबसे ज्यादा मांग हम लोग के क्षेत्र में होती है, पलायन के लिए हम लोग मजबूर हैं। भाई कोई नहीं छोड़ के जाना चाहता अपने माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी, घर परिवार को, पर मजबूर है। अलग अलग राज्यों में बिहार के बच्चे बच्चियां जाते हैं रोजगार की तलाश में। कोई बेंगलुरु जाता है, कोई गुरुग्राम जाता है, नोएडा जाता है, मुंबई जाता है, और जहां भी जाता है हम जब जाके उनसे मिलते हैं तो उनके चेहरे पर ये पीड़ा होती है कि भाई हम लोगों के प्रदेश में अगर ये सुविधा मिलती तो हम लोग क्यों छोड़कर आते, हम लोग नहीं आना चाहते। और उनके साथ भी वही परेशानी होती है कि इतना तो दूसरे राज्य में कमाता नहीं है जितना होली, दिवाली, छठ पूजा, बहन की शादी, माता पिता बीमार, आने जाने में जितना खर्चा लग जाता है। इस बात का अनुभव आप सब साथियों ने भी किया होगा। अलग अलग जगहों पे जब आपकी पोस्टिंग होती होगी तो इतना आप बचाते नहीं है जितना आने जाने में खर्चा होगा। उसके लिए जरूरी है जब अपने ही क्षेत्र में, और ये सोच को अपनाना जरूरी है, रादर देन बीइंग जॉब सीकर्स। अगर हम जॉब प्रोवाइडर्स बने, जॉब गिवर्स बने, रादर देन हम नौकरी मांगने वालों की जगह अगर हम नौकरी देने की क्षमता हम रखें तो उससे ज्यादा खूबसूरत और कुछ नहीं हो सकता। और वो ये क्षेत्र उस बात को बल देता है। यकीनन कठिनाइयां हैं जिससे हम सब मिलकर कैसे उसका समाधान निकले, एक तरफ उसका प्रयास हम लोग जरूर करेंगे, पर इस सेक्टर को मजबूत करना साइमल्टेनियसली बहुत जरूरी है। ये सेक्टर जितना मजबूत होगा उतना ही हम लोगों की ना सिर्फ अर्थव्यवस्था, बल्कि जो मैंने कहा था कि अर्थव्यवस्था के साथ आगे एक और विषयों का जिक्र करूंगा, योगदान हम लोगों का ना सिर्फ आर्थिक क्षेत्र में बल्कि एनवायरनमेंट। आज जब हम लोग बायो कंपोस्टेबल की हम लोग बात करते हैं, बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स की हम लोग बात करते हैं, उसका सबसे ज्यादा उत्पादन इसी क्षेत्र से आता है। आज जब हम लोग राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और जिसमें प्रधानमंत्री जी बहुत गंभीरता से इस बात को लीड कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब ये चिंता वातावरण को लेकर, एनवायरमेंटल पोल्यूशन को लेकर, एनवायरमेंटल हैजार्ड्स को लेकर जब हम लोग चिंता जाहिर करते हैं, तो उस चिंता का अगर कहीं से समाधान निकल सकता है तो वो इसी क्षेत्र से समाधान निकल सकता है। आप ही लोग हैं जो आने वाले दिनों में इस बात का समाधान निकाल सकते हैं कि क्या ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं। अगर सिंगल यूज प्लास्टिक बैन है, और मैं आग्रह करूंगा जब हम लोग सिंगल यूज प्लास्टिक की बात करते हैं तो हम सामने पानी की बोतल हम लोगों ने रखी हुई है, इसका इस्तेमाल पहले तो इस मंच पे ही हम लोग को बंद करना चाहिए। जब हम लोग सिंगल यूज प्लास्टिक बैन की बात करते हैं तो उसके ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं, कांच की बोतलों का हम लोग इस्तेमाल करें, और क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, उस पर रिसर्च करना, अध्ययन करने की भी जिम्मेदारी एमएसएमई सेक्टर की ही है। क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स हम लोग ला सकते हैं, क्या क्या ऐसे वैकल्पिक पदार्थ या प्रोडक्ट्स हम लोग मार्केट में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जो रिप्लेस करें उन चीजों को जो शायद बायोडिग्रेडेबल नहीं है, जिसकी वजह से पर्यावरण को, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचे, उसका रिप्लेसमेंट भी यही सेक्टर निकाल सकता है। इसीलिए इस सेक्टर में जितना रिसर्च होगा, इस सेक्टर को जितना प्रमोट किया जाएगा, इस सेक्टर में जितना हम लोग कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर सकेंगे, जितनी सुविधाएं इस सेक्टर को प्रोवाइड कर सकेंगे, ना सिर्फ
देश के आर्थिक पहिए को मजबूती देगा, बल्कि जो आने वाले समय में एक बड़ी चिंता देश के लिए ही नहीं दुनिया के लिए बनने जा रहा है। प्रदूषण की वजह से जिस तरीके से समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, उसका समाधान भी हम लोग इसी क्षेत्र से हम लोग निकाल सकते हैं। और उसके लिए मैं इस पूरी टीम को मैं धन्यवाद और बधाई देता हूँ कि जिस सोच के साथ आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये यकीनन भविष्य की सोच है, सनराइज है। यही एक ऐसा क्षेत्र है, आने वाले दिनों में अलग अलग समूह में कई क्षेत्रों को हम लोगों ने आगे बढ़ते हुए देखा, और मुझे लगता है हमारे प्रदेश का ही नहीं, हमारे देश का ही नहीं, दुनिया का ये सनराइज सेक्टर है। ये एक ऐसा सेक्टर है जो आने वाले दिनों में देश ही नहीं दुनिया की तकदीर लिखेगा। और इस सेक्टर मजबूती देना, ना सिर्फ आप गांव को मजबूती देंगे, ना सिर्फ आप महिलाओं को मजबूती देंगे, बल्कि ऐसे उद्यमी जो हमारे साथी जो पोस्ट रिटायरमेंट की बात हो, जो सेवानिवृत्त होने के बाद जो अपने भविष्य की संभावनाओं की तलाश करते हैं और कहीं ना कहीं इस बात की चिंता कि भाई अब आगे क्या करेंगे हम, और खास तौर पर एक ऐसे समय में जब अग्निवीर जैसी योजना केंद्र सरकार लेकर आई, बल्कि ये सुझाव भी हम लोग को मजबूती से रखना चाहिए और यकीनन शायद केंद्र सरकार भी इसके ऊपर चर्चा कर रही है कि उन 4 सालों का समय इसमें भी इस्तेमाल किया जाए कि वो अग्निवीर के साथी जब वहां से निकले, जब वहां से सेवानिवृत्त हो, तो उस 4 साल के बाद वो अपना उद्यम लगा सके, वो अपनी इंडस्ट्रीज खोल सके, अपने छोटे छोटे व्यवसाय वो खोल सके। इन 4 सालों के समय में साथ ही में उनको भी ये ट्रेनिंग अगर दी जाए तो आने वाले समय में जैसे ही वो देश सेवा से आएंगे तो वो उसके बाद समाज सेवा में जुटेंगे, अपने क्षेत्र के विकास में वो जुटेंगे। और जब एक उद्यमी अपने गांव से निकलता है तो वो अकेला नहीं निकलता, वो पूरे गांव को साथ लेकर निकलता है, पूरे गांव के विकास में उसका एक अपना योगदान रहता है। तो साथ ही में इस बात की गंभीरता को समझते हुए, इस बात की अहमियत को समझते हुए, ये सेक्टर हम सब के लिए, इस देश के लिए, दुनिया के लिए कितना जरूरी है, मैं पुनः एक बार धन्यवाद दूंगा तमाम साथियों का इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए, मुझे ये मौका देने के लिए कि आकर ना सिर्फ मैं आपकी बातों को सुन सकूं, बल्कि जैसा मैंने कहा अगर एक मिनट का अगर आप लोगों के पास समय हो तो मैं सुनना चाहूँगा। अगर आप में से कोई ऐसे एग्जिस्टिंग उद्यमी है जो किसी और तरीके की समस्या को झेल रहे हो, जिसका आने वाले समय में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में हम लोग जिक्र कर सकें, और साथ ही में जो भविष्य में इस सेक्टर के साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर आप लोग भी कोई अपना सुझाव देना चाहें तो ज़रूर आप लोग अपनी बातों को रखें। मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसके बाद जो भी साथी अपनी बात को 1 मिनट में रखना चाहें जरूर रखें। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप लोग का जो भी इश्यूज है ना, आप लोग आप बोलिए सर। ये लैंड से रिलेटेड जितना भी इशू रहता है, इसमें क्या है कि अंचल और उससे ऊपर जो भी ऑफिसेज हैं, डीएसएलआर ऑफिस हो या जो भी हो, वहाँ से काम बहुत धीरे होता है। बहुत धीरे का मतलब एक विभाग का एक छोटा सा गलती था, अंचल कार्यालय का ही वो मिस्टेक था। और डीएसएलआर मेरे को 3 महीना दौड़ना पड़ा है, लड़ाई झगड़ा किए, तब जाके अभी 1 सप्ताह पहले मेरे को तो कागज क्लियर हो गया। तो ये बहुत बड़ा। दूसरा उसके बाद फिर बैंक्स में प्रॉब्लम है सर। बैंक में क्या है, मतलब इतने ज़्यादा वो मतलब बता देते हैं चीज़ों को, लोग कंफ्यूज हो जाता है और इतने बार दौड़ाया जाता है कि वो फिर जाना बंद कर देते हैं। तो हम लोग का टीम बड़ा था, बट उसमें से अब क्या हुआ है कि मोर देन 30-40% लोग ही अब बचे हैं जो सीरियस हैं, एकदम लगे हुए हैं। तो अगर इसको हम लोग फास्ट करेंगे सर, तभी इंडस्ट्री फास्ट करेंगे और सरल करेंगे, सरल करेंगे, ताकि सरल भाषा एक आम बिहारी अगर जा रहा है तो उसको समझ में आए। वो टेक्निकल भाषा समझने में दिक्कत आती है। हाँ ठीक बोल। ऊपर से लैंड में हमारा क्या है सर कि बिहार में जैसे मतलब हमको लगता है किसी का जमीन कागज पे सही होगा, मतलब एंसेस्टर प्रॉपर्टी मैक्सिमम लोगों का है, तो किन्हीं के दादाजी का नाम गलत है, पिताजी का नाम गलत है, तो या अंचल कार्यालय में गलत चढ़ाया हुआ है जानबूझ करके, आप कहीं ना कहीं एक पूरे प्रोसेस में वो कहीं ना कहीं गलत है। और वो गलती हो सकता है जैसे आप बहुत आगे जब बढ़ गए हैं तब पता चलता है, और उस गलती को जब बोला जाता है कि थोड़ा जल्दी सुधार के दे दें, तो क्या है कि वो एक लंबा टाइम ले लेते हैं। और बैंक क्या कहती है कि नहीं, हमको आप 1 महीने में देंगे तो हम आपका फाइल प्रोसेस करेंगे, नहीं तो रिजेक्ट कर देंगे। अब वहाँ 3 महीना लगता है, तो मतलब क्या हुआ, काम तो वहाँ से हो गया हमारा अंचल ऑफिस से या जो भी है लैंड से, बट बैंक से फाइल रिजेक्ट हो जाता है।
क्योंकि बैंक हाँ इसमें थोड़ा सा मैं सांसद जी की अनुमति से जवाब देना चाहता हूँ। पीएमईजीपी के लिए स्पेशली अगर टारगेट कर रहे हैं तो उसमें अपनी जमीन होने की कोई शर्त नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है। तो स्पेशली कंसर्न इसमें कोई हर्डल या ऑब्स्टेकल हमारा नहीं है। हाँ, जबकि समस्या जरूर है जो कि नहीं, ये खैर इन जनरल है कि ये कंसर्न आता है, क्योंकि हम भी अनुभव किया, तभी हम पहले ही आपके बोलने से पहले तभी हम बोले कि ज़मीन और और उसको सर लेकर जब कहा तो जा रहा है कि तो बहुत इजी है उद्योग लगाना। हम लोग फरवरी या जनवरी से सीरियसली लगे हुए हैं, फिर भी अभी तक इंडस्ट्री नहीं लगा पाए। तो उसका वजह ये है कि बैंक्स जो है पीएमईजीपी फाइल एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है, एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है। इवन सर स्टेट बैंक से आया, स्टेट बैंक तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहता है। नहीं, ये सच है सर। नहीं सच है सर, ये मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ। पॉइंट इज देखिए, स्पेसिफिक केसेस बैंक हैं किस लिए। मैं एक मोटा 1 मिनट लूँगा आपको बताने के लिए। देखिए, हम स्टेट गवर्नमेंट की और सेंट्रल गवर्नमेंट की कई सारी स्कीम्स में हम लोग साथ देते हैं ताकि उनकी जो प्रायोरिटीज़ हैं स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट की वो पूरी हो। एट द सेम टाइम बैंक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, तो हम पीएमईजीपी देंगे, लेकिन ये भी देखेंगे कि फाइल में पेपर्स पूरे हैं कि नहीं है। भाई ऐसा नहीं कि अगर हम डेटा निकालें तो ऐसा नहीं कि पीएमईजीपी ना हुआ। नहीं, बट एज अ सुझाव हम ये बात रखना चाहेंगे, क्योंकि आप लोग का अगला सत्र बैंकों की भूमिका को भी लेकर हाँ है। बिल्कुल, तो तो उसमें अगर इन तमाम चीज़ों पर अगर एक चर्चा हो जाए, बिल्कुल क्योंकि देखिए हम सबका, आपका भी लक्ष्य वही है कि ईज हो, ये भी वही चाह रहे हैं कि एक ईज हो, प्रोसेस हो जाए। तो एक मैं चाहूँगा कि उस सेशन में अगर एक अंडरस्टैंडिंग दोनों तरफ से बन जाएगी कि बैंक की क्या फॉर्मेलिटीज हैं और आपकी तरफ से क्या कमी है। इसमें थोड़ा सा ये होगा, आई एम नॉट सेविंग बैंक से तो मैं हूँ भी नहीं, लेकिन हम थोड़ा सा एक नैरेटिव सेट करने की वजह से बैंक से सहयोग नहीं मिलता है। मेरा आपसे अनुरोध ये होगा कि कोई स्पेसिफिक केस हो, 1, 2, 5, 10, वो थोड़ा हमारे भी संज्ञान में ले आए, तो हम बैंक के साथ कोऑर्डिनेट करके जानना चाहेंगे कि उसकी वजह वाकई में जायज़ है जिसकी वजह से बैंक ने उसको नहीं कंसिडर किया, या वो बैंक ही कॉपरेट नहीं कर रहा है। सर हमारा तो सारा वजह क्लियर है अब, लेकिन बैंक सीजीटीएमएससी करना ही नहीं चाह रही है। सिर्फ ये बात होता है हर जगह मीडिया से। ऐसा कोई आपका हाँ मेरा ही केस है सर। नहीं बताइए, स्पेसिफिक केस है तो जरूर बताइएगा अलग कंसिडर कर से, लीजिए। ठीक है? अगर इसमें इन जनरल जरूर कोई बताइए। प्रॉब्लम है तो उसका एक जनरल सोल्यूशन, या अगर एक पर्सनल एक मैटर में कोई ऐसा इशू आया है तो बताइए। आप लोग एक बार आप ऐसा कर जरूर रिकॉर्ड करना। मेवाती साहब, आज जो एक कमेटी फॉर्मेशन करना है बैंक लोन रिव्यू का, बहुत अच्छा होगा। आप नहीं, इसमें एक हमने KYC ने एक और वैसे एक पॉजिटिव बात, ये बैंक का किसी का भी कोई लोन केस अगर रिजेक्ट करना हो तो वो जनरल मैनेजर, रीजनल मैनेजर तक जाता है। आप ब्रांच लेवल पे नहीं कर सकते हैं उसको, तो उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते, उसको जाना पड़ता है। बट ये एक ऐसा विषय, ये इन्होंने एक समस्या बताई, अगर वो एक जनरल प्रॉब्लम है तो जरूर उसका मिलकर समाधान निकालना चाहिए। अगर एक पर्सनलाइज इशू पे कोई ऐसी दिक्कत आ रही है तो उसमें वो जरूर केस स्पेसिफिक 1 to 1 देख सकते आप लोग चर्चा कर लें। पर ये आई थिंक ये बेटर रहता है कि इंटरेक्टिव सेशंस हो, रादर देन सिर्फ हम लोग आए और भाषण देके चले जाए। इंटरेक्टिव सेशन जैसे में एक काफी अच्छी चीज बता दूं, हमारा एक यूनिट स्टेट बैंक का ही फाइनेंस किया हुआ है। क्या नाम है गुप्ता जी का? AK गुप्ता। उनका आपका पीएमईजीपी स्टेट बैंक से। नहीं, अभी तो हिस्टोरिकल पिछले साल का आप निकालेंगे 137% हम हमारे लक्ष्य का अचीव किए हैं। उत्तर प्रदेश के बाद में बिहार अब दूसरा स्टेट है सर। मैं आपको बताना चाहूँगा डेटा, जिसका सबसे ज़्यादा पीएमईजीपी का टारगेट है। तो बैंक से न्यू ऑपरेशन मिल रहा है। और सर अगर हमारा सर अगर 50 लाख का अगर प्रोजेक्ट है तो हमको 5 करोड़ का चाहिए। मतलब मेरा पूरा रजिस्टर 2 का उनको ये चाहिए, मॉर्गेज चाहिए। तो नहीं सर है नहीं मना नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ है ऐसा। स्पेसिफिक केस ऐसा है तो अलग से बताइएगा। सर ये जनरल केस है। जनरली चीजें एक हम हम लोग लोग डिस्कस कर सकते हैं सेशन में। एक कमेटी फॉर्म कर रहे हैं जो एवरी 2 मंथ्स KVIC MSC के साथ मिलो रिव्यू करते रहते हैं। नहीं करना नहीं, बट उसके बाद भी समस्या आ रही है। बैंकिंग कमेटी का बिकॉज इवेंचुअली हम सब एक ही लक्ष्य पे जा रहे हैं। मिनट फिगर आउट। ये जो कोई जो भविष्य में जो आगे इससे जुड़ना चाहते हैं आप लोगों की कोई सुझाव है? मेरा जो समस्या है, हम लोग का जो भी जमीन है हाँ। वो बाढ़ क्षेत्र में है, ठीक है। जब भी मतलब कोई भी समय आता है, अभी का समय है, उसमें तुरंत पानी आ जाता है। और जैसे कि पहले सबसे पहले समस्या यही है, बोल रहे हैं कि अपना ज़मीन होना चाहिए। अपना ज़मीन बाढ़ क्षेत्र से बाहर है ये नहीं, हर साल पानी आ जाता है। अब अपना ज़मीन जब भी अगर हम लेंगे तो एग्रीमेंट पर कराना पड़ेगा।
तो कंपनी जो भी मतलब जाता है बाढ़ क्षेत्र से रिजेक्ट करो, बाढ़ क्षेत्र में कोई मतलब लेना ही नहीं बाढ़ चाहिए। क्षेत्र प्रभावित होने की वजह से रिजेक्ट कर देते हैं। सबसे समस्या सबसे पहले तो बोल रहे हैं कि जमीन अपना होना चाहिए। अपना हम लोग का जो भी जमीन है सब बाढ़ क्षेत्र में। नहीं, अपनी जमीन नहीं होना चाहिए, पीएमईजीपी में जरूरी नहीं है और 10 लाख रुपए तक कोई गारंटी भी नहीं मांगना है। 10 लाख रुपए से जमीन का मतलब ये है कि आपके आपके नाम से जमीन होना बैंक नहीं दे रही आपको है, नहीं लीज पे भी ले सकते हैं, आपके फादर्स के नाम से है तो भी वो आपका माना जाएगा। सुनो ना, इट इज अपनी जमीन का मतलब आप ये है कि कमेटी आपके का नाम मेंबर से बनो जमीन और मेवाती साहब को बनो, हाजीपुर में हम हो लोग गया काम खत्म। सिस्टम डेवलप करो, बात समझे ना, इंडिविजुअल केस की जगह सिस्टम डेवलप करो ताकि सबका काम हो। बट ये कुछ फ्लैग ऑफ हुए हैं इश्यूज, मैं चाहूँगा कि उस पर आप लोग अभी बैठे हैं दिन भर उस पर चर्चा करें। मैं ज़रूर इजाज़त चाहूँगा।